नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार के वक्त बीजेपी सवाल उठाती रही विपक्ष में। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हुए, लेकिन अब एक बार फिर से राजस्थान की कानून व्यवस्था सुर्खियों में है। वो भी पुलिस वालों के। खाकी को क्यों नहीं बचा पाई राजस्थान पुलिस, ये सवाल है। केरल के पुलिस ऑफिसर के यहाँ अजमेर में जब वो आते हैं तो उन पर गोली चलती है, और वो भी कहाँ, दरगाह इलाके में, जो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। तो आखिर क्या है ये, और क्यों अजमेर जैसे, दरगाह जैसे इलाके में राजस्थान पुलिस का जो जाब्ता है और जो नाकेबंदी है और जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार व्यास कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अटल खंडेलवाल बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर जी राजनीतिक आर्थिक मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वेद माथुर जी आपसे करना चाहेंगे। अजमेर में हुए इस घटनाक्रम के बारे में एक जानकारी है आपके यहाँ पर भी? किस तरह की चर्चा हो रही है अजमेर में? देखिए, अजमेर में क्या है, दरगाह के आसपास का जो क्षेत्र है वो बड़ी, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और छोटी छोटी गलियां हैं। और सच्चाई ये है कि पुलिस उन गलियों में घुसने में डरती भी है। तो कई बार अपराधी वहां जायरीन बनकर छुप जाते हैं और उनके लिए वो एक सुरक्षित स्थान होता है छुपने के लिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं या खादिम कम्युनिटी उनको सहयोग करती है, लेकिन वो अनजाने में वहां शरण पा जाते हैं। तो पुलिस को अपना वहां खुफिया तंत्र है वो मजबूत करना होगा। यहाँ मैं एक जनरल बात आपके साथ करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी पुलिस है उसका कोई सॉलिड खुफिया तंत्र या खबरी तंत्र नहीं होता है। वो तो जो पुलिस का मेन काम है यहाँ पे आपसी झगड़ों के अंदर एक बड़ा टेक्निकल शब्द है, तोड़ बट्टे करना। मतलब इधर से उधर घूस खाना, रिश्वत लेना। तो पुलिस है वो उस लाइन पे सोचती भी नहीं है, उनका दिमाग भी उस लाइन पे नहीं चलता है। अपराधियों में खौफ पैदा हो जाए, वो अपराध ही ना करे, वो तो बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो कुछ अपराध हो रहा है इसको आप स्पेसिफिक अजमेर के लिए ना माने, इसको पूरे राजस्थान के लिए माने कि अपराधी है वो बेखौफ है। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आमतौर पे जो अपराधी होता है वो पुलिस के ऊपर फायर या हाथ उठाने के बजाय भागता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि बाद में हम पकड़ में आ गए तो पुलिस थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेगी। लेकिन यहाँ अजमेर की जो घटना है वो दर्शाती है कि अपराधियों में कतई खौफ नहीं है, और जो दरगाह के आसपास का स्थान है वो उनके लिए शरण स्थली बना हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, राजकुमार शर्मा जी, कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाए। आप कहते थे कि बहुत बड़ी पुलिस रिसोर्सेज की कमी है, प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका लगातार आप पर सवाल उठते थे। अब सत्ता बदल चुकी है, अब आप भी कुछ उसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जैसे कल तक अटल खंडेलवाल जी करते थे, चुनाव से पहले, सत्ता बदलने से पहले? राजकुमार जी तक आवाज नहीं जा रही क्या? कुछ तकनीकी परेशानी है, राजकुमार जी को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें प्लीज। अटल खंडेलवाल जी, कहाँ चूक हुई, क्या जानकारी जुटाई गई है राजस्थान पुलिस के मुखिया के द्वारा, क्यों ये इस तरह का हादसा हुआ? देखिए मीना जी, पहले केरल पुलिस की कार्रवाई को आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिकली इसको आप जिस तरीके से आप गैंगस्टर को या पेपर लीक प्रकरण को या किसी और को देखने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से नहीं है। आप अभी जो सूचना, प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है, जो जुटाई गई है, उसमें ये आ रहा है कि भी केरल पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया राजस्थान पुलिस को और वो चुपचाप यहाँ आ गए और उन्होंने लोकेशन फाइंड आउट करके और अपराधियों को पकड़ने की चेष्टा की। जैसा कि अपराधियों का नेचर होता है कि कभी कभी इस तरह की सिचुएशन में एनकाउंटर हो जाता है, तो वो एनकाउंटर हो गया
और फिर राजस्थान पुलिस को पता चला तो दोनों ने, केरला पुलिस और इन्होंने मिलकर के 2 बदमाशों को पकड़ लिया। तो सारा मामला इस तरीके से है। अभी ये जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए इस घटनाक्रम को कंटिन्यू एक बड़े प्रोस्पेक्ट्स के रूप में नहीं देखना चाहिए कि भी इसके कारण राजस्थान में अपराधियों का शरण देना या अपराधियों की प्रवृत्ति बढ़ जाना, ये नहीं। राजस्थान सरकार, बिल्कुल हमने कहा था कि भी हम बहुत जो अमूलचूल परिवर्तन है वो सब करेंगे इसके रोकथाम के लिए। देखिए पेपर लीक के अंदर अभी 2 दिन पहले हमने पकड़े ना एन जो पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर पटवारी वगैरह सारे जितना भी गैंग जुड़ा हुआ था सभी को पकड़ा और गैंगस्टर के लिए भी एक्ट बनाया गया है। धीरे धीरे कमर टूटती है, थोड़ा समय तो लगता ही है, एकदम से नहीं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी इस महकमे को और ज्यादा दृष्टिगत रखते हुए इसका इजाफा किया जाएगा, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, इनको जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो दी जाएगी। और ये पक्की बात मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अपराधी राजस्थान में आने की नहीं सोचेगा। यहाँ चूक केरला पुलिस की भी मेरे को तो लग रही है, अगर वो इन्फॉर्म करके आती तो। केरला पुलिस की चूक हुई, इसलिए राजस्थान पुलिस की गलती इसमें नहीं निकाली जा सकती। जैसे ही राजस्थान पुलिस को भनक लगी तो केरला पुलिस की मदद भी की। राजकुमार शर्मा जी, अजमेर से क्या अपडेट है आपके पास? मीना जी, अपडेट यही है कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर के राजस्थान की जनता को बरगला करके सत्ता में आई थी और 3 महीने लगभग बीत गए हैं। 3 दिसंबर को दोपहर में परिणाम आ गया था और कल अजमेर वाली घटना तो डराने वाली घटना है। 45 लाख रुपए के चोरी करने वाले अपराधी अजमेर की इलाके में छुपते हैं। राजस्थान अपराधियों को छुपाने का स्थान बन गया है। उत्तराखंड में चोरी की केरल की पुलिस के ऊपर वहां फायरिंग हुई है और अजमेर पुलिस ने जाकर थोड़ा बात बीच बचाव किया, तब जाकर के केरल की पुलिस के लोग सुरक्षित बच पाए, पकड़ा गया है। तो ये इस बात को साबित करता है कि राजस्थान में अपराधियों को अब छुपने की जगह मिलने लग गई है। जब गहलोत साहब की सरकार थी तो राजस्थान से बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी यहाँ से अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के रवाना हो गए थे। एक भी बड़ा गैंगस्टर राजस्थान में नहीं बचा था। लेकिन आज पड़ोसी राज्यों से, अन्य राज्यों से चोरी करके या कोई अपराध करके राजस्थान में कोई आता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये इस बात को इंगित करता है कि बजरंग जी की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को संभालने में पूर्णतया फेल है। ये तो आप भी स्वीकार करते हैं कि केरल पुलिस की मदद राजस्थान पुलिस ने की, तब केरल पुलिस बदमाशों तक पहुंच पाई। अटल खंडेलवाल जी की इस बात में सच्चाई है, ये आप ही महसूस। मीना जी, ये आप सुनिए, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा केरल पुलिस की मदद अजमेर पुलिस ने की है, राजस्थान पुलिस या भाजपा सरकार ने नहीं की। ऐसा इनका मंतव्य है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार, क्योंकि मैंने उनसे अपडेट मांगा था। प्रवक्ताओं के पास अक्सर अपडेट होता नहीं है और उसमें उनकी कुछ हद तक गलती है, कुछ हद तक है भी नहीं। जिस तरह से सत्ता और संगठन के बीच में, अब तो क्योंकि इनकी सत्ता भी नहीं है तो खाली संगठन है, अब संगठन के ये जिसके भी नेटवर्क में प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, ताकि जिसके नेटवर्क में ये इश्यू आ रहा है ऑडियो में वो नहीं परेशान करे। आप लोग सब अपना ऑडियो बंद कर लेंगे तो शायद हम इस परेशानी से बच जाएंगे। तो बिल्कुल, शुक्रिया। राजीव तिवारी जी, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा ही सवाल उठता है। आज के 20 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, आज भी, आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन पिछले 5 साल और खास करके चुनावी समय में जितना माहौल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के द्वारा उठाया गया, ऐसी घटनाएं, पुलिस पर हमला, उन पूरे तमाम विरोध प्रदर्शनों को कहीं ना कहीं छोटा करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक प्रोसीजर होता है जब एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि वो जाती है, स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करती है, उससे मदद मांगती है कि भाई हमारे कुछ अपराधी यहाँ छुपे हुए हैं आपके इलाके में,
और इनको पकड़ने हम आए और हमारी आप मदद कीजिए ताकि हम इनको अरेस्ट करके और जो भी बरामदगी है करके हम इनको अपने साथ उसके बाद प्रोटेक्शन वारंट लिया जाता है और उसके बाद वो उसको अपने स्टेट ले जाते हैं। तो हो सकता है प्रोसीजर केरल की पुलिस ने भी अपनाया ही होगा, क्योंकि बिना उसके अजमेर पुलिस को सूचना कैसे मिलती? ये तो है नहीं कि गोली चलते ही अजमेर पुलिस वहां कूद पड़ती है, वो तो उनके साथ गई होगी। और जब वो वहां पे उनको पकड़ने दबोचने गए उस समय उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, क्योंकि उनके पास हथियार थे, वो क्रिमिनल थे, तो उन्होंने बचने के लिए अटैक किया उन पे। उसमें एक आईपीएस जो प्रशिक्षु आईएएस हैं वो घायल भी हुए उसके अंदर। तो ये सारी चीजें, इसमें हम सिर्फ इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं या हम ये कहें कि पूरे प्रदेश में ही पुलिस नाकारा हो गई है या अपराधी बहुत सारे आने लग गए हैं, तो ये गलत है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया। राजस्थान से भी बहुत सारे अपराधी अपराध करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, यहाँ की पुलिस जाती है उनको पकड़ के लाती है। नेपाल बॉर्डर से अभी पकड़ के लेके आए हैं, आज ही खबर छपी है कि वो लुटेरों को वहां नेपाल बॉर्डर से 2 को पकड़ के लाए, इनामी अपराधियों को। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है पुलिस की और कानून व्यवस्था को कायम रखने वालों की। इसमें कोई हम ये अंदाजा लगाएं कि एकदम से बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार या सपा सरकार के आने से एकदम अपराध बढ़ गए हैं और पुलिस नकारा हो गई है, पुलिस कमजोर है या पुलिस देखती नहीं है, ये बात गलत है। ये राजनीतिक पार्टियों के मामले हैं। ये तो अपने एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं और एक दूसरे का बचाव या हमला करते रहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये जो राजीव जी, ये जो आरोप और हमला है, अगर हंगामा होता है, अगर विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाता है कि भाई एक पुलिस कर्मी और वो भी आईपीएस अधिकारी पर गोली चलना अपराधियों के द्वारा, वो भी अजमेर जैसी सांस्कृतिक राजधानी राजस्थान की जगह को मान लीजिए छोड़ देते हैं, अजमेर की जगह जोधपुर हो जयपुर हो, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा देखिए, ये अगर किसी के पास, अगर किसी अपराधी के पास में हथियार है और वो सामने पुलिस को देखेगा तो क्या करेगा? हथियार छोड़कर तो खड़ा नहीं हो जाएगा, वो तो नौसिखिया कोई अपराधी होगा तो खड़ा हो जाएगा, वरना जो शातिर अपराधी होगा वो तो भागने की कोशिश करेगा, तो वो गोली भी चलाएगा। अभी आप देखिए अलवर के पास में वो गोकशी वाला जो मामला हुआ, वहां भी सभी ये इस तरीके की। तो ये अपराधियों का, अच्छा आनंदपाल का क्या हुआ था, उसने भी तो पुलिस पे गोली चलाई, जब तो एनकाउंटर हुआ ना उसका। या और जो दूसरे अपराधी हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, वो अगर उनके पास हथियार है तो वो बचने के लिए जरूर, जैसे पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाती है तो वो भी फरार होने के लिए गोली चलाते हैं, या जो भी उनके पास चाकू होता है, या इसमें पेचकस था, पेचकस से मार दिया उसने आईपीएस के हाथ में या कंधे पे, जहां भी। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये, इसको हम कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं मान सकते। हाँ, ये जरूर है कि आजकल पुलिस में जो मुखबरी की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई कि मुखबिर खत्म हो गए हैं पुलिस के। जो लोकल इन्फॉर्मर्स होते थे उनको एक एक जगह की पता रहती थी, कौन यहाँ पे कोई अपराधी आकर किस मोहल्ले में रुका हुआ है, किस व्यक्ति के पास रुका हुआ है, तो वो तत्काल पुलिस को, जो भी उनके पुलिस अधिकारी उनके जिन्होंने उनको अपना मुखबिर बनाया हुआ होता था, उसको जाके इन्फॉर्म करते थे कि देखिए कोई अज्ञात व्यक्ति हमारे इलाके में आया हुआ है और अपराधी सा लगता है, तो पुलिस अपने आप एक्शन लेती थी। तो ये सिस्टम जब से खत्म हुआ है पुलिस में, तब से ये चीजें ज्यादा होने लगी हैं। सिर्फ ये सिस्टम ही नहीं, निचली जो पुलिस की टीम है, वो एसएचओ, जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और आईओस जो है, उस लेवल पर जिस तरह का करप्शन है, वो भी इस तरह के अपराधों को बढ़ाता है। नहीं तो मुखबिर और जो उनकी निचली टीम है, उनके पास सूचना तंत्र नहीं होता होगा, ऐसा तो नहीं है, या फिर वाकई में जगदीश शर्मा जी, इस तरह के अपराध होते रहेंगे, समाज आगे चलता रहेगा, विपक्ष चिल्लाता रहेगा, सत्तारूढ़ दल जो भी है वो एक्सक्यूज देता रहेगा, जानकारी इस बार केरल पुलिस ने नहीं दी थी, अगली बार बच्ची के साथ कुछ हुआ तो उसमें बच्ची के परिवार वालों ने देर से सूचना दी, ये सब बातें चलती रहेंगी और समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मीना जी, क्राइम के मामले में तो इस तरह का होता ही है। मतलब ऐसा भी क्या, क्राइम करने वाला ऐसा थोड़ी थाने पर कहकर जाएगा कि उधर मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, आ जाओ भाई।
ऐसा थोड़ी होता है। क्राइम करने वाला तो जो है सोच समझ के जाता है, और सोच समझ, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि दरगाह के एरिया में पुलिस का जो इन्फॉर्मिंग नेटवर्क है वो इतना कमजोर है। वो छोटी छोटी गलियों में है, ये सब है, बहुत पहले से है। पिछली सरकार के दौरान तो हो सकता है वहां पर थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिला हुआ हो, लेकिन अभी कैसे हो सकता है ये? पुलिस को तो खुद ही अलर्ट रहना है। राजस्थान की पुलिस को तो केरल की पुलिस पे डिपेंडेंट थोड़ी होना है। उसको तो खुद ही अलर्ट होना है कि यहाँ अगर कोई क्रिमिनल आकर घुसा है इस एरिया में, तो यहाँ के लोग फालतू बदनाम होंगे, ये क्रिमिनल यहाँ आया कैसे। दूसरा कि किसके पास आया, उन लोगों के लिंक क्या है। 50 लाख के करीब की डकैती बता रहे हैं, तो 50 लाख कोई मामूली खेल तो होता नहीं है। ये उस तरह के तो है नहीं डकैत की भाई बैंक की चेस्ट खोल कर और उसमें से कुछ पैसे निकाल लेंगे 10-20 करोड़ रुपया, ऐसा तो है नहीं। ये तो पिटी क्राइम करने वाले लोग हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपया कहीं इधर से उड़ा लाए या चोरी कर ली और फिर इधर भाग गए, तो उस तरीके के हैं। इसमें किसी एरिया विशेष का रोल नहीं है, जैसा कि राजीव तिवारी जी कह रहे हैं, क्योंकि ये तो कहीं भी हो सकता है। छुपने के लिए क्रिमिनल को अपने ऐसे जगह ही जाना पड़ेगा जहां वो रुक सके, जहां अपने आप को हिड आउट कर सके, तो वो एरिया है ऐसा। और हालांकि खबरों में कहीं मैंने जो पढ़ा है उसमें नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल में मुस्लिम होने चाहिए क्रिमिनल, जी, क्योंकि वही इसी तरह के जा रहे हैं, मेरा अंदाजा है। जी जी जी, इसी तरह के बताए जा रहे हैं। नाम नदीम और कुछ एक और नाम था, दोनों ही इसी समाज विशेष के लोग आते। लेकिन जो बात यहाँ पर वेद माथुर जी ने कही थी वो ये कि पूरा ये जो इलाका है ये एक्स्ट्रा संवेदनशील है। यहाँ बम ब्लास्ट जैसी घटना हो चुकी है, देश में और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं अजमेर दरगाह। इसलिए राजस्थान पुलिस, आपने खुद स्वीकार किया कि पिछली गवर्नमेंट के समय राजनीतिक हितों के मद्देनजर थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन अब जो आपको आश्चर्य है जगदीश शर्मा जी, या आप जैसे और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको भी आश्चर्य या उनको भी इस बात को लेकर कंसर्न हो सकता है कि ऐसा पुलिस का सिस्टम क्यों है। यही चर्चा का विषय है, यही हम समझना चाह रहे हैं कि जहां चाहे वो अजमेर हो, जैसलमेर हो, राजस्थान तो टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, फिर यहाँ तो धार्मिक टूरिज्म अलग तरह से है। इलाका जो है वो इस अपने आप में कहीं न कहीं पहले से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की बात पुलिस के लिए भी करता है। तो वेद माथुर जी, जो आप बात बता रहे थे कि इस इलाके में जिस तरह के पॉकेट्स बने हुए हैं, हमने भी कई बार देखा है कितना मुश्किल है वहां उन तंग गलियों से निकलना। यहाँ तक कि दरगाह के भीतर जिस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों की खबरें, चर्चा ऑफिशियली अनऑफिशियली हम सुनते रहते हैं, तो ऐसे में पुलिस और सतर्क होनी चाहिए कि महज एक घटना की बात नहीं है। ऐसी घटनाएं हर दिन अलग अलग रूप में अलग अलग सामने आती है, कभी अजमेर में, कभी जोधपुर में, कभी जयपुर में, कभी जम्मू में। सवाल कानून व्यवस्था का है, तो एक इस घटना से कानून व्यवस्था पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। तो रोज इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, पुलिस बचती रहेगी। तो वेद माथुर जी, जिस तरह के हालात वहां पर दरगाह वाले इलाके में है, इस तरह की आपराधिक घटनाएं और भी आती होंगी। कभी एसपी को गोली नहीं लगती इसलिए सूचना बाहर इस रूप में नहीं आती कि हम चर्चा करें। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं बात कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि जो ही गहलोत जी सत्ता में आए तो राजस्थान के जितने अपराधी और माफिया थे वो बोरी बिस्तर बांधकर दूसरे प्रदेशों में चले गए, तो मुझे लगता है जगदीश शर्मा जी भी मुस्कुरा रहे थे और हम सभी को हंसी आ रही थी। इसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई ना कोई बहाना करके कह रहे थे कि आप कुछ समय रुकिए, कोई भी अपराधी राजस्थान में घुसने से पहले सोचेगा कि मैं राजस्थान में घुस रहा हूँ जहाँ भजन लाल जी की सरकार है, उस पर भी हमें हंसी आ रही थी।
तो देखिए ये कड़वा सच है कि हमारे यहाँ, मैं पहले भी शायद आपके यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है कि किसी साफ सुथरी कॉलोनी में रहने वाली किसी लड़की की शादी किसी ऐसी कच्ची बस्ती टाइप के उसमें हो गई जहाँ बदबू आती थी, तो रोज चिल्लाती थी बदबू बदबू, लेकिन 5-10 दिन में वो आदी हो गई तो कहने लगी देखिए मैंने बदबू बंद कर दी। तो इन राजनीतिक पार्टियों का यही हाल है। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि वो जनता को बरगला कर सत्ता में आई है। उन्होंने बरगलाया नहीं, ये वस्तु स्थिति थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कांग्रेस के राज में, अशोक गहलोत जी के राज में बहुत खराब थी। और मैं जो यहाँ पत्रकार बैठे हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि यदि गहलोत सरकार के समय में उत्तर प्रदेश जैसी स्थितियां होती और सरकार गहलोत जी की होती तो क्या आउटकम होता, या राजस्थान में योगी जी मुख्यमंत्री होते पिछले साल से तो क्या होता। तो पहला सवाल तो क्लियर है कि ये राजनीतिज्ञ भले ही कुछ भी दावा करें, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति आज के 6-7 साल 10 साल पहले जो राजस्थान में थी उसके मुकाबले 100 गुना खराब हुई है। और यहाँ चेन स्नैचिंग की हजारों घटनाएं ऐसी हैं जिनमें FIR नहीं होती। महिलाएं आज भी कोई गोल्ड ऑर्नामेंट पहन के रात बिरात राजस्थान में नहीं निकल सकती, ये कड़वा सच है। तो ये दोनों राजनीतिक दलों के लिए मेरा है। और जैसा जगदीश जी ने भी बोला, सभी ने बोला कि देखिए पुलिस का जो काम है ना वो खुफिया तंत्र पे बेस्ड होना चाहिए। मैं कुछ समय इंग्लैंड में रहा हूँ, वहां मैंने पाया कि मुझे पुलिसमैन बहुत कम नजर आते थे, लेकिन जो ही अपराध होता था पुलिस पहुंच जाती थी। यहाँ क्या होता है कि जो ही अपराध होता है पुलिस गायब हो जाती है। एक और मजेदार बात है कि जो इस पे डिबेट हो रही है कि केरल पुलिस ने सूचना दी या नहीं दी, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कोई, मेरे पास फैक्ट्स नहीं है। लेकिन इसमें भी एक मजेदार बात है, जब दूसरे स्टेट की पुलिस आती है तो उसका प्रयास ये रहता है कि सूचना या तो नहीं दे या अंतिम समय में दे। उसका कारण ये होता है कि हर प्रदेश की पुलिस को ये पता है कि स्थानीय पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, इसलिए यदि हमने उनको बता दिया तो अपराधियों को भगा देगी, तो बताते नहीं है। हो सकता है केरल पुलिस को भी ये लगा हो कि भाई हम पहले से वेल इन टाइम सूचना दे देंगे तो ये भगा भगू देंगे अपराधियों को, तो उन्होंने अंतिम समय में दी होगी। देखिए जो केरल पुलिस यहाँ आई उसकी अपनी सुरक्षा भी इसमें है कि वो स्थानीय पुलिस को सूचना दे, तो मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने अंतिम समय में सूचना दी होगी। बहुत पहले से सूचना देते तो शायद अपराधी भाग जाते, क्योंकि उनकी जो मुखबिर होते हैं पुलिस के अंदर वो सॉलिड होते हैं और पुलिस के जो मुखबिर होते हैं वो कच्चे होते हैं। सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों से चर्चा से जो समझ में आ रही है कि पूरी कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहा है उसमें पुलिस के मुखिया की, राज्य के मुखिया की नीयत साफ भी है। वो कहते भी है कि हम सब कुछ बदल देंगे, जैसे अभी अटल खंडेलवाल जी बोल रहे थे, बस अभी तो कुछ ही समय हुआ है, थोड़े दिन और देखिए। लेकिन सवाल ये है कि होगा कैसे जब तक आप निचली मशीनरी को दुरुस्त नहीं करेंगे, क्योंकि जड़ जो वो है ना वो पूरी वहां पर लगी हुई है, जो जिसको बोलते हैं काई जमी हुई है वहां पर। तो राजकुमार शर्मा जी, ये तो आप सत्ता में रहे, आप बेहतर ढंग से इस बात को समझे होंगे पिछले 5 साल में कि तमाम काबिल ऑफिसर्स के होते हुए भी आपने जो कहा हमने मान लिया कि अशोक गहलोत जी के आते ही सारे गैंगवार वाले यहाँ से भाग निकले और आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये जो नीचे काई जमी हुई है इसको साफ करने के लिए क्या कुछ किया जाए, इस पर कभी चर्चा, इस पर कभी बातचीत, या आप लोगों ने महसूस किया कि ये कितनी बड़ी मजबूरी है कि इसको ठीक नहीं कर सकते और जब तक वो ठीक नहीं हो सकती तब तक इस तरह की घटनाएं अलग अलग रूप में होती रहेंगी, होती रही है? मीना जी, मैंने एक बार एक पिक्चर देखी थी, उसमें पिक्चर में पुलिस वाले कहते हैं कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो मंदिर से कोई चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में क्या परंपरा हो गई है, राजस्थान में क्या परंपरा हो गई है, मैं पॉलिटिकल पार्टी से अलग हटके एक आम जन के हिसाब से बता रहा हूँ कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टियों के कनेक्शन इस तरह के रहते हैं कि जिस वजह से वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर पाता है। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो व्यापारी हो। तो ये जो इस तरह का जो जहर घुल चुका है सब तरफ, सब जगह, ये गलत हो रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आप देख लीजिए बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होते हैं। आप बैंकों में देख लीजिए बिना डोनेशन के या बिना रिश्वत के लोन तक, बड़े लोन पास नहीं होते हैं। तो ये जो गंदगी सब जगह फैल गई है, इस गंदगी को दूर करने में बहुत लंबा समय लगेगा और जन आंदोलन भी करना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा।
मुखबिर अगर नहीं है, मान लो किसी डिपार्टमेंट में या पुलिस में मुखबिर नहीं है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? जो हमारा सबसे छोटा अधिकारी होता है, बीट अधिकारी होता है, बीट अधिकारी के पास लगभग एक वार्ड होता है, एक वार्ड में लगभग 10-12 हजार लोग रहते हैं, तो लगभग 15,000 लोगों पे एक बीट अधिकारी होता है। तो उस बीट अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो थाने में कम बैठे और रोजाना मोहल्ला समितियों के साथ चर्चा करे, दुकानदारों के साथ चर्चा करे। लेकिन ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाता है कि एक थाने के अंदर एक तो एसएचओ होता है, एक जीप होती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है, डीजल पेट्रोल उसको मिलता नहीं है, 2 या 3 मोटरसाइकिल होती है और 35-40 लोगों का स्टाफ होता है, जिसमें 2-3 इंस्पेक्टर होते हैं, 2-3 महिला कर्मचारी होती है, और वीआईपी लोग डेली मूवमेंट होते रहते हैं। एमएलए साहब के आगे पीछे भी एक आधी गाड़ी चल रही है, हमारे वाले एमएलए साहब मंत्री बन गए, उनके भी एक आधी गाड़ी चल रही है, उनके कोई मंत्री जी आज चाय पीने आ रहे हैं तो उनके यहाँ फिर 4 आदमी फिर यहाँ लग गए। तो थाना मजबूर है, पुलिस मजबूर है। जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी नेताओं की या बड़े अधिकारियों की, जब जाके ये तंत्र में सुधरेगा। आप देख लीजिए, आईजी के घर पे भी कर्मचारी लगे हुए, एसपी साहब के भी घर पे कर्मचारी लगे हुए, मंत्री जी के घर पे भी कर्मचारी लगे हुए। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं, इसको बहुत दुरुस्त करने में बहुत लंबा समय लगेगा और सबको ईमानदार होना पड़ेगा। जो जिस जगह पे ड्यूटी पर है वो अपनी जगह ईमानदार होगा तो बेहतर होगा। राजकुमार जी, ये बात विपक्ष में बैठ के आप तो कर सकते हैं, अटल खंडेलवाल जी तो नहीं कर सकते कि लिस्ट बनाए उन लोगों की कि कौन कौन एसपी के घर पे जाके खाना बना रहा है, सब्जी ला रहा है, उनके घर पे सिलेंडर पहुंचा रहा है, जिसका काम दरअसल ड्यूटी करना है, कौन कौन मंत्री जी के घर ये सब काम कर रहा है। तो अटल जी कुछ काम इस तरह का करने की तैयारी है जिससे कि मीना जी, मेरी एक बात और रह गई। अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार जा चुकी है। आजकल एक नई परंपरा और चली है, नेता लोग छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करके अपने ऊपर सुरक्षा बढ़वा लेते हैं। तो जब सरकार चली गई है, एक एमएलए कोई है या कोई नेता है किसी भी पार्टी का है, उसके घर 15-15, 20-20 पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो ये क्या कारोबार कर रहा है वो नेता, जिसको इतनी धमकियां मिल रही है, इतने पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, चाहे वो सरकार का व्यक्ति हो, चाहे सरकार के बाहर का व्यक्ति हो, एमएलए हो, चाहे कोई और पूर्व एमएलए हो, या आप देखिए उनके पत्नियों के साथ भी सुरक्षा लगी हुई है, उनके बच्चों के साथ भी सुरक्षा लगी हुई है, जबकि आज वो सत्ता में नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम पूरे ऊपर से सुधारना पड़ेगा। केंद्र से पूरा एक निर्देश आए कि फलाना फलाना स्टेट के अंदर जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, केवल उनके साथ एक कांस्टेबल रहेगा या एक सब इंस्पेक्टर रहेगा। मीना जी, आप उठा के देखेंगे तो शायद हजारों कर्मचारी पूर्व नेताओं के बंगलों पर, घरों पर, उनकी पत्नी बच्चे परिवार के साथ लगे हुए। तो ये हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी अटल खंडेलवाल जी, कुछ इस बारे में कॉन्क्रीट, मतलब सच में लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटजी, रणनीति, कुछ इस तरह की कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा समिति, कोई ऐसा मंत्रीगणों का कुछ परिषद कुछ बनाएंगे ऐसा कानून व्यवस्था को, जो कि दरअसल बुनियादी विषय है, इसे कैसे हैंडल किया जाए, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, अपराधियों को कैसे रोका जाए, बेसिक मतलब जो है ना उन पे लौटने की जरूरत है, बैक टू बेसिक्स। तो कुछ प्रयास होंगे अटल खंडेलवाल जी, कुछ हो रहे हैं? देखिए मीना जी, एक तो बहुत अच्छी बात राजकुमार शर्मा जी ने बड़े दिल से आज बहुत सारी बातें बोली और मैं उनका धन्यवाद ही देना चाहूंगा। और जहां तक ये बात है, आप ये देखिए कि वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे होता है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इतने सारे इतने वीआईपी कल्चर्स पैदा हो गए इस देश में। लेकिन मेरा प्रश्न है कि 60 साल जिस राजनीतिक पार्टी ने देश भर में काम किया, वो आज ये प्रश्न, अब 2 महीने में ही इनको यहाँ की, आप बताइए मीना जी प्लीज, वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रहकर तो वर्तमान में 2 महीने में फिर इसका सीधा सॉल्यूशन देखिए। आप अपन सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इशू क्या है कि यहाँ पर 2500 लोगों पर एक पुलिसकर्मी आज की स्थिति में प्रदेश में, और होना क्या चाहिए कि 250 लोगों पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। आपने 5 साल बताया अटल जी, वो मत बताइए कैलकुलेशन, क्या प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए, इसमें 3 ही तरीके के सॉल्यूशन चाहिए। एक तो जो भी ये पुलिसकर्मियों की संख्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या को बढ़ाना एक प्रथम विषय है, संख्या को बढ़ाना।
क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, प्रशासनिक दृष्टि से भी होती है और सुरक्षा की दृष्टि से भी होती है, और वो इम्पोर्टेंट भी है, पहली बात। दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी देखिए स्टेट लेवल पे कमांड सेंटर है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमांड सेंटर्स अभी नहीं स्टैब्लिश किए गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमांड सेंटर बनी, जगह जगह कैमरे वगैरह इस तरीके से हाई रिजोल्यूशन के लगाने वाले हैं, इनका प्रपोजल्स भी है। स्टेट लेवल पे तो है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी अभी जो बड़ी सिटीज है उसमें ये थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसको आधार से लिंक करके। और ये हाई रिजोल्यूशन के कैमरे का कॉस्ट भी एक इशू है, तो पुलिस प्रशासन का बजट बढ़ाना। और तीसरा, जैसा राजकुमार जी बता रहे, थोड़ा सा जो वीआईपी कल्चर है, मैं तो खुद उसको मानता हूँ कि भी वो थोड़ा सा कम किया ही जाना चाहिए, किया ही जाना चाहिए। आपने कहा मैन पावर बढ़नी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, वीआईपी कल्चर कम होना चाहिए। ये तीनों ही बातें आपने कोई नई पहली बार नहीं कही है, पिछले 5, 10, 15 सालों में ये बातें होती रही है। अब मेरा सवाल ये है कि आपकी नई सरकार है, नई सत्ता है, नई उम्मीदें हैं, लोगों के नए सपने हैं, आपने बहुत बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए भी हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। इन तीनों कामों में से इसके अलावा, पहली बात तो ये तीनों काम, और इसके अलावा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है, ऑलरेडी जो स्टाफ है, ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी जो वीआईपी कल्चर में जुटे हुए लोग हैं, आप उनको दुरुस्त कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ उसको लेकर कोई चर्चा कर रहा है क्या? कौन कर रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं कर रहे। आप एक बात बताइए, देखिए पार्टियों की अपनी वैचारिक एक स्थिति होती है, मनोस्थिति, और आप स्पेशली देखिए, अभी आप बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में अपराध कम नहीं हुआ, क्या मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश आज वैसा ही है जैसा कल आपको देखने को मिलता था, तो चेंज हुआ ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बजट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का बजट बढ़ेगा, प्रशासनिक ये बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी और इनकी भर्तियां की जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमांड सेंटर स्टैब्लिश होंगे, होगा ही होगा। और हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक हार्ड डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। और जब एक हार्ड डिसीजन लेने लग जाता है एक व्यक्ति, अलग अलग जगह पर जाकर के, अभी प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनके ट्रांसफर भी हुए, जब जाकर के और वो लेने लगेंगे तो बहुत सारे ऑटोमेटिक भी ये चेंजेस आएंगे। तो आप थोड़ा सा सब्र तो रखना पड़ेगा, लेकिन होगा, ये सब चेंज होंगे। इसमें जो नियत है, नियति है, ये होनी चाहिए, और नियति अगर आपकी है तो होगा ही होगा। पेपर लीक के अंदर हुआ ना, पकड़े तो जा रहे हैं सारे के सारे। और आप देखिए महिला स्क्वाड भी बन रही है, जगह जगह महिला स्क्वाड के लिए, वो रोमियो एक स्क्वाड की बात चली रही है कि वो कभी भी स्टैब्लिश हो सकती है। महिला अपराधीकरण पे बहुत सारे दंड के प्रावधान। मजर मक्खों को पकड़ो। अटल जी, आपकी सरकार कहती थी जब विपक्ष में थे आप, बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, तो आपने पकड़ लिया क्या मगरमच्छों को? या अभी लिपापोती क्यों नहीं? ये एएन के अंदर जो पकड़े गए हैं वो छोटे हैं क्या? आपकी जानकारी में फिर यही बड़े एएन परीक्षा के अंदर यही बड़े लोग, देखिए ऐसा है तो धीरे धीरे कड़ी से कड़ी टूटेगी ना, या एक दिन आते ही ये सारा हो जाएगा? हो रहा है ना, लोगों को लग रहा है ना कि अब आसान नहीं है पेपर लीक होना। तो यही होता है, एक बार दृष्टिकोण, लोगों की मेंटेलिटी या दृष्टिकोण चेंज हो जाए तो अपराध के ऊपर भी नहीं, यार इस स्टेट में नहीं जाना। अपराधियों का भी तो एक मेंटल स्टेट होता है, वो मेंटल स्टेट जैसे जैसे टूटेगा उनका, वो उस स्टेट को ही छोड़ना पड़ेगा और उनको जाना पड़ेगा कहीं और। वो उस मेंटल स्टेट के साथ एक उस प्रदेश में कभी भी नहीं जहां उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। तो कठोर कार्रवाई होगी। वो आज भी आप देखो तो पकड़े गए ना अपराधी। अटल जी, कोई नई कार आती है घर में बच्चे के हाथ में, फिर बच्चा उसे इस्तेमाल करता है, थोड़ा सीखता है, चलाने की कोशिश करता है, ऐसे कि ऐसे स्पीड कैसे आएगी। आपकी बात सुनकर जगदीश जी कुछ वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं उस बच्चे को देखकर। अब देखिए जगदीश जी भाई साहब हैं, वो तो अनुभवी हैं, तो अब वो हो सकता है कुछ चीजें ऐड करे, लेकिन ये मैं पक्के से बता सकता हूं कि आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सरकार, आप अभी जिस तरीके से राजकुमार जी या
मतलब जो बोल रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि राजनीतिक लोग तो ऐसे ही हैं और इनके साथ तो ऐसे जो घटना पहले हुई थी वो ऐसे होगी, अब सरकार बदली है, काम थोड़ी बदलेंगे। तो ऐसा नहीं होता मीना जी, आपके बस दिल में होना चाहिए, आपकी नीति होनी चाहिए, नियति होनी चाहिए। अटल जी ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो आपको चर्चा में बुलाया है। कैसा होता है ये आपको बताना है, कैसा तो मैं बता रहा हूँ ना, आप कैसा कर रहे हैं आप, ये आपको दिखाना है। अब आप वही बता रहे हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट बताती थी, रिसोर्सेज। अच्छा बताइए, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया? मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर ये सब बातें तो कांग्रेस के समय तो अभी अभी हमारी गवर्नमेंट आई कितना दिन हुआ है और टाइम लग रहा है, इतने टाइम के अंदर हम ये सारी चीजें जो जब कमियां दिखने लग जाती है तो पूरी भी होती है। 100% होगी ये सारी कमियां पूरी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 100% तो जब तक मानव है और मानव में आपराधिक प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारी कोशिश जितनी ज्यादा संभव हो। जगदीश शर्मा जी, हम जिन हालातों में रह रहे हैं, हमारा समाज, भारतीय समाज, राजस्थान के लोग तुलनात्मक रूप से अपराधों के लिहाज से बचे हुए थे, लेकिन आज जिस तरह से गली मोहल्लों, बीच सड़क पर, सरेआम, दिन में, पब्लिक में, मतलब जिस तरह से अपराध यहाँ बढ़ रहा है। अटल खंडेलवाल जी की दलीलें अपनी जगह है, वर्तमान सरकार के सामने चुनौतियां जो है वो अपनी जगह। उन्हें समय लगता है किसी भी सरकार को किसी भी काम को दुरुस्त करने में, लेकिन दरअसल कानून व्यवस्था को ये बुनियादी सुधार, पुलिस रिफॉर्म्स जिनको लेकर बड़ी बड़ी DG-IG कॉन्फ्रेंसेस होती है, लेकिन वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंसेस टूरिज्म से आगे नहीं बढ़ पाती है। मुझसे बात की जा रही है? जी जगदीश जी, आपसे। अच्छा, मैं तो ये अटल बाबू को ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस के प्रति इतनी प्लीडिंग करने की आपको जरूरत क्या है? आपको प्लीड पुलिस के बारे में करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप 2 महीने पहले तक तो आप खुद ही आलोचना करते थे उसकी। 2 महीने में कैसे बदल सकती है पुलिस? जब मैं क्या कह रहा हूँ 2 महीने, मैं तो दृष्टिकोण बदलने की बात कर, तब आपको जो है ये मालूम होना चाहिए, ये सारी जो समस्याएं आप बता रहे हो या गिना रहे हो कि ये स्टेप लिए जाएंगे, ये तो उस समय भी उठाए जा सकते थे। ये पुलिस फोर्स है, वो आर्मी का ही छोटा रूप है एक तरीके से। आर्मी जो है ना, ये इंतजार नहीं करती कि मैन पावर आएगी और टेक्नोलॉजी हमको लाना पड़ेगा। बाकी टाइम करती क्या है पुलिस? पुलिस अपने केसेस में भी लगी रहती है कुछ में। तो इतनी मैन पावर इनके पास जरूर होती है कि ये अपने सिस्टम को बेटर कर लें, और उतना रिसोर्स इनके पास है भी। सालों से, आज कोई नई बात नहीं, ये कोई 1-1.5 दशक से ये बात चल रही है कि टेक्नोलॉजी का यूज करिए, ये करिए। आपने सुना होगा, मैंने भी कई जगह सुना है इस बात को, कि कई जगह हमारे यहाँ राजस्थान के कोटा और रूड़की, जहाँ बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये कई जगह पर ये हुआ है कि अमेरिकी एजेंसी ने यहाँ की पुलिस को अलर्ट किया, या होम डिपार्टमेंट में मैसेज किया कि एक लड़का सुसाइड करने वाला है, और पुलिस जाती है, उसको बचाती है, उसको कंसोल करती है। ये सारी चीजें होती है। तो ये अमेरिकी एजेंसी को कैसे पता चल जाता है, और हमारे यहाँ लोकल पता क्यों नहीं चलता? कोटा में भी 2 प्रकरण ऐसे आए सामने। विदेश से मैसेज आया कि ये लड़का जो है ना सुसाइड कर सकता है, और उन्होंने केवल सोशल मीडिया का बहुत ही माइक्रो लेवल पर फॉलो करना शुरू किया था। सोशल मीडिया को एनालाइज कर ये पता लगा लिया कि फला स्टूडेंट फला हॉस्टल में रहने वाला, ये कुछ गड़बड़ है मामला यहाँ, और ये जा सकता है, कुछ अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये बातें आज से नहीं हो रही हैं। इससे पहले की बीजेपी की गवर्नमेंट थी ना, तब भी थी यही प्रॉब्लम, यही समस्याएं थी, यही सब कुछ ऐसे था। कांग्रेस भी वैसे ही चली गई, बात करते करते, भाषण देते हुए, और हम लोग भी जाने की विचार कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ही चलता है तो चलने दिया जाए। काम तो जिसको करना है वो करता है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया, उन्होंने कोई भाषण ज्यादा नहीं दिए, उन्होंने भाषण में 2 ही लाइन बोली कि जो क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, या तो वो बदल जाएं, वरना हम उनको बदल देंगे, उस जगह शिफ्ट कर देंगे जहां से फिर कोई नहीं आता।
और फिर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया सीधे। रोजाना भाषणों में कुछ नहीं रखा हुआ है। फिर तो आप फ्रंट पे आइए, एक्शन लीजिए, और एक्शन लेंगे तो अपराधियों के पास अपना आप खबर हो जाएगी, भाई इस इलाके में मत जाना, या फला थानेदार है मौजूद, ध्यान रखना। ये जो पुलिस का इकबाल कहलाता है, ये जो अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि मंदिर के बाहर से चप्पल भी कैसे गायब हो जाए। मेरे तो एक बार सैंडल तब गायब हुए जब चीफ मिनिस्टर के साथ में मंदिर में चढ़ रहा था, नीचे आया सैंडल गायब, नंगे पैर लौटना पड़ा मुझे। तो ये सब कुछ होती है घटनाएं, लेकिन पुलिस को अपना इकबाल कायम करना पड़ता है। तो पुलिस का मशीनरी अपना ये इकबाल लगातार कम कर रही है। राजीव तिवारी जी, नई सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि ये बहस जो पिछले कुछ दशकों से चल रही है, पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है, कानून व्यवस्था लगातार गिरावट आ रही है उसमें, तो कैसे उसे दुरुस्त किया जाए? नई सरकार को वो सुझाव, वो कुछ उस तरह के काम करे जिससे कि उनमें जल्द सुधार हो। वैचारिक बदलाव तो अटल जी जो बोल रहे हैं वो समय के साथ आएगा, कुछ चीजें कानून के डर से दुरुस्त होती है, वो होती है एक्शन से। अगर एक्शन नहीं ले रही है पुलिस तो अपराधी का अपने आप ही उसके प्रति डर खत्म हो जाएगा। अब अगर देश के बाहर से कोई दूसरा देश पर हमला करता है, अगर त्वरित एक्शन आर्मी नहीं लेगी तो वो उस पर काबिज हो जाएगा, अपना बहुत सारा एरिया कब्जा कर लेगा। ऐसे ही अगर अपराध होता है और उसके बाद तत्काल कड़ा एक्शन पुलिस नहीं लेती है तो अपराधी को भागने का मौका मिल जाता है, दूसरे अपराधियों को उससे प्रेरणा मिल जाती है कि नहीं ये तो आराम से हो सकता है इस जयपुर शहर में। तो आप देखिए ना कि कितने ऐसे केसेस हैं चेन स्नैचिंग के हो गए, एक एरिया विशेष में ही ज्यादा क्यों होते हैं? तो उसके पीछे कारण यही है कि वहां जो पुलिस है या तो वो काम करना नहीं चाहती, या वहां भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है, या उन पर कोई तीसरे तरीके का दबाव है, पॉलिटिकल भी हो सकता है और दूसरे भी हो सकते हैं। आजकल व्यापारिक दबाव भी बहुत हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे अब बैंक के लोन के रिकवरी एजेंट्स हैं, वो कार्रवाई सरेआम लोगों से गाड़ी छीन के ले जाएंगे, उनकी पिटाई कर देंगे या उनको धमकाएंगे, तो ये उन पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, लेकिन कहाँ वो पुलिस करती कहाँ है? जो बेचारा पीड़ित है उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, उसको भी इस्तगासे के द्वारा वहां पे कोर्ट के थ्रू आना पड़ता है एफआईआर दर्ज कराने। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब तक कि इनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा, इनके जो पॉलिटिकल ड्यूटीज हैं उनमें कमी नहीं आएगी, और जो एक्शन की बात है, अब आप देखिए हमारे देश के गृह मंत्री जयपुर शहर आते हैं, उनको 50 लोगों की मीटिंग लेनी थी, खाली ज्यादा लोग नहीं बुलाए थे, तो एयरपोर्ट के पास में ही लाउंज में कर लेते, या पास में बहुत सारे होटल्स हैं, कन्वेंशन सेंटर है सीतापुरा में, वहां कर लेते। आप देखिए JLN पूरा बंद रहा, पूरा शांति पथ बंद रहा, और महेश्वरी स्कूल तक पूरा बंद रहा, कितने घंटे बंद रहा, कितने लोगों को तकलीफ हुई, कितनी एम्बुलेंस अटकी, और उसकी एक पहले रिहर्सल होती है एक दिन पहले, तो बंद हो जाता है, फिर उसके बाद होता है। और उस इलाके में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सबको परेशानी होती है। और वहां फिर हर आपको 50 कदम पे एक पुलिसकर्मी तैनात करना पड़ता है, एक इस तरफ मुंह करके, एक उस तरफ मुंह करके। तो आपके पास जब पहले ही पुलिस के पास 40% नफरी कम है, 40 से 45% नफरी कम है, और उसके बाद भी हम जो गैर उत्पादक काम है उनमें पुलिस को ज्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, और जो वाकई उनको क्राइम पर कंट्रोल करने वाला काम है उनका लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम है, उस पे वो उनका ध्यान दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके पास ना तो उतनी वो है, ना उनको पास उतनी पावर दी हुई है।
आज आप देखिए कहीं चालान होता है, सबसे पहले जो जिसका चालान होता है वो मोबाइल पे कोई भी नंबर लगा के उसको पहले बताता है कि ले बात कर ले। तो उनकी भी इतनी लिमिटेशंस हैं बेचारों की, तो वो पुलिस वाले भी आखिर क्या करें। वो अगर उनको खुली छूट दी जाएगी एक्शन लेने के लिए उनको, अब यूपी में योगी जी ने क्या किया है, यही तो कहा है पुलिस को एक्शन की छूट दी है कि कहीं कोई क्राइम हो रहा है आप तत्काल उस पर स्टर्न एक्शन लीजिए। राजीव जी यूपी से अगर लोगों से आपकी बात होती है, कुछ लोग बिल्कुल, मैं तो खुद भी यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे तमाम रिलेटिव्स यूपी में, मेरी तो लगातार मैं संपर्क में रहता हूं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, इसीलिए कि एक तरफ तो वो पक्ष है कि योगी जी ने पुलिस को एक्शन लेने के लिए फ्री कर दिया, दूसरी तरफ वो पक्ष है कि जो फ्री होना नहीं चाहते थे, जिनको दिन भर सुबह से शाम तक अपनी पॉकेट का डेली का इंतजाम करना था, उनके क्या रिएक्शन है उस तरह के पुलिस कर्मियों के? पॉकेट का इंतजाम तो अभी भी हो रहा है, पॉकेट के इंतजाम में कोई कमी नहीं हुई है, वो तो अभी भी हो रहा है, लेकिन साथ में एक्शन भी हो रहा है। पॉकेट का इंतजाम करने के लिए यूपी में बहुत सारे कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पैसे देने को उनको कोई चिंता नहीं है कि पुलिस वाले को रोज का उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए वो उनको दे रही है कि भाई आप हमारे मोहल्ले के 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगा देना, इतने पैसे सब मिलके हम दे देंगे, हमारी मोहल्ला कमेटी आपको। और कोई अगर अपराध होता है तो फिर वो उस पर कार्रवाई भी होती है, क्योंकि उसको उस अपराध को रोकने के एक्स्ट्रा पैसे अलग से भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब पुलिस में अगर वो होती है ना इच्छा शक्ति वाली बात, जैसे कि हम कहते हैं कि सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो अगर पुलिस को भी पहले तो अधिकार मिले और उनमें इच्छा शक्ति तभी पैदा होगी जब वो अधिकार मिलेंगे उनको। तो ये जो अधिकार वाली जो बात है, इसमें भी बहुत जबरदस्त विरोधाभास है। अभी नई सरकार की बात सुनने में आ रहा है, अमुक अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं कर सकता, अमुक जो संभाग है उसमें जो पुलिस ऑफिसर सबसे सीनियर पोजीशन में लगाए उनको बोला आप अपना काम करिए, आपके अधीनस्थों की लिस्ट हम भेजेंगे। नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज है सरकार बदलती है ना, जैसे ही अब आप देखिए 60 आईपीएस बदल दिए, 100 कुछ आरपीएस बदल दिए, इतने थानेदार बदल दिए। भाई क्यों बदल दिए? चोर थे क्या वो? यानी वो आपको लगता है कि ये भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट है तो उस पर कार्रवाई करिए, उसकी फाइलें निकलाइए। क्या किया उसने? उसको आप 3 महीने पहले कांग्रेस ने ट्रांसफर किया, 3 महीने बाद बीजेपी सरकार ने ट्रांसफर कर दिया, तो वो तो बेचारा शिफ्टिंग में ही रहता है। और जहां वो इतने ट्रांसफर झेल लेता है तो फिर उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मैं कोई भी ऐसा एक्शन लूंगा तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल उसके जो जिस पर एक्शन लूंगा उसके पॉलिटिकल संपर्क होंगे, फिर मैं फंसूंगा, होगा किसी का कुछ नहीं, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, किसी को। हाँ, तो जो ये मैं कह रहा था ना, इनका जो इंटरनल जो मुखबिर सिस्टम है ये इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि एक अधिकारी 6 महीने साल भर से ज्यादा वहां टिकता ही नहीं है किसी भी पद पर या किसी भी पोस्ट पर। तो वो उस एरिया को समझना, वहां के लोगों को अपने पक्ष में करना, अपना एक जो गुप्तचर एक पूरा एक सिस्टम होता है उसको तैयार करना, वो कर ही नहीं पाता है। पहले देखिए आप कैसे एक बादाम बैरवा आती थी और पूरा ट्रैफिक सिस्टम समझ जाता था, एक दिनेश शर्मा आते थे तो सारे गुंडे बदमाश छुप के बैठ जाते थे। क्यों होता था? क्योंकि वो एक्शन लेते थे। तो अटल खंडेलवाल जी, ये जो सवाल उठाया राजीव जी ने, जगदीश जी ने, वेद माथुर जी ने, और समाज में बहुत बार इसको लेकर बहस होती है, चर्चा होती है। अमित शाह आते हैं, पूरी मशीनरी लग जाती है, प्रधानमंत्री आते हैं, ऐसा ही हाल होता है। क्या आपके आला कमान को, और सिर्फ यही नहीं है, ये 2 नाम ही नहीं है, रोज कोई ना कोई नाम होता है, तो क्या आपके यहाँ पर जो बैठकें होती हैं उनमें कोई सही फीडबैक, इन पर चर्चा कि भाई इन सब को भी सीमाओं में रखना है, नियंत्रित रखना है, जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, चुनावी माहौल बनाने के दूसरे तरीके, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा मोबिलाइज करें बनिस्बत के आप पुलिस कर्मियों को इस तरह से करें? कुछ डिस्कशन होता है क्या अटल जी, या फिर बस सत्ता में आ गए, अब अगली सत्ता कैसे आए इसकी तैयारी, बस लक्ष्य एक?
नहीं मीना जी, देखिए ऐसा है नहीं, या आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल होती है, चर्चा भी होती है और फीडबैक भी हो जाता है। और अभी चर्चाओं में ये आ ही रहा है कि बहुत ज्यादा वीआईपी के मूवमेंट्स के अंदर बहुत परेशानी हो रही है। तो ये बात ऐसा नहीं है कि पार्टी में डिस्कस नहीं होती, और इस पे एक्शन भी होगा, उस पर विचार भी किया जा रहा है। ये ठीक है। जैसे कल का जैसे घटनाक्रम राजीव जी कह रहे हैं कि 50 आदमी को बुलाना था। अब ये इशू है कि भी राजीव जी को नहीं पता, बेसिकली ऑडिटोरियम जो है वो 500 लोगों का था, 500 लोगों की व्यवस्था करनी थी, जो 500 लोग वहां जो कार्यकर्ता थे लोकसभा के, तो ऐसी जगह अवेलेबल नहीं थी। विद्या आश्रम सबसे पास था, बट उसमें ऑलरेडी वो बूथ था, वहां ऑलरेडी एक गोविंद गिरी जी आए हुए थे। तो बात राजीव जी की ठीक है, पर उस परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। और यहाँ जहां तक बात है, देखिए बहुत सारी चीजें दृष्टिकोण बदलने की है कि सरकार, अच्छा ट्रांसफर पॉलिसी में देखिए आप ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें, आप भी बोल रहे हैं कि भी संभाग के अधिकारी को ये ट्रांसफर और पोस्टिंग करने के अधिकार नहीं है। उनसे बहुत स्पष्ट कहा गया है, ऐसे समझिए कि भी ट्रांसफर पोस्टिंग है वो उनके अधिकारी लेंगे कि भी ये आपके नीचे ये लोग आपके यहाँ पर ट्रांसफर होकर आ गए, आप केवल ये बता दीजिए कि ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा, तो उसको हम चेंज कर देंगे। क्यों एक व्यक्ति को ही ऐसा करना दिया जाए कि मेरे ये थाने एसपी पोस्टिंग में मतलब एक व्यक्ति करे और वो वही का व्यक्ति हो। तो फिर आप उसको अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसमें कुछ और ही मतलब आपको कुछ और ही दिखने लगेगा। मतलब वो बेसिकली हर चीज जो जुड़ी हुई है ना, लास्ट में ये चीजें, अधिकार, दृष्टिकोण, नैतिकता, ये सारी एक दूसरे से पैचअप होती हुई दिखेगी। कि जब तक ये पैचअप नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लें, आप एक तरफ कुछ करेंगे, दूसरी तरफ कोई गैप रह जाएगा, दूसरी तरफ कुछ गैप को फिलअप करेंगे और कहीं कुछ गैप हो जाएगा। कोशिश ये है कि व्यक्ति और सरकारों का रवैया ऐसा हो कि वो कठोरतम एक्शन ले। पहली चीज राजीव जी भाई साहब ने कहा कि एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। उस एक्शन से ही पता चलता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है अपराधों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। एक तो जैसे प्रशासनिक अधिकारियों को आपने संत महात्माओं से बताया कि कैसे उनको प्रशासन चलाना है, वैसे ही एक आपका सत्र कराने की जरूरत है कि कैसे दृष्टिकोण बदलना है, और दृष्टिकोण से सब कुछ बदल जाएगा। मशीनरी, पुलिस, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, दृष्टिकोण और एक्शन से सब बदल जाता है। आप एक सारे एसपीज के साथ कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें समझाइए कि कैसे दृष्टिकोण बदलकर उन्हें राजस्थान की कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है। वेद माथुर जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। मैम एक तो माइक्रोफोन बंद करवाइए बाकी लोगों से। आप लोग बाकी सब लोग, राजकुमार जी, अटल जी, अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। देखिए सबसे पहले तो मुझे जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि उनके सैंडल चोरी हो गए। आजकल मंदिरों के बाहर से चप्पल और सैंडल चोरी नहीं होते। इसका कारण ये नहीं है कि पुलिस मुस्तैद है, बल्कि ये है कि चोरों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो आजकल आप अब जगदीश शर्मा जी जाएं कहीं भी तो निश्चिंत होके वो अपनी चप्पल या सैंडल खोल सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि वो चोरी नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, खंडेलवाल जी ने एक सेकंड वेद जी, मेरा आप जो कह रहे हो ना, अभी मेरा पिछले महीने और छोटा मोटा मंदिर नहीं, दान घाटी मंदिर, वहां से मेरा जूता चोरी हो गया था। हाँ तो आप भाग्यशाली हैं, आजकल होते नहीं। 2 मिनट बाद ही लौटा हूँ और मेरा जूता चोरी हो गया था। चलिए इस पे अपन चर्चा करेंगे। दूसरी बात की जो मीना जी कैटेगरी में लगता है। हाँ जी, जगदीश जी और राजीव जी मीना जी, खंडेलवाल जी ने एक बात कही कि हमें सब्र रखना पड़ेगा। मैं विनम्रता से एक बात उनसे कहना चाहूंगा कि आप जब भी घोषणा पत्र जारी करें, जैसे आप लोकसभा के लिए करें, तो उसमें एक डिस्क्लेमर डाल दें कि साहब हम कानून व्यवस्था तो सुधारेंगे, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा और आपको दृष्टिकोण जब तक हम बदलेंगे एक एक आदमी का, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये डिस्क्लेमर आपको डालना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि देखिए पुलिस के साथ जो आप लोग बार बार अचानक बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं संसाधन नहीं है, संख्या कम है, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि हमारा गरीब देश है, ये गरीब देश बहुत बड़े प्रशासनिक तंत्र का बोझ सहन नहीं कर सकता। आपकी सरकारें ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुकी हैं और बिल्कुल घोषित होने वाली हैं। तो आप ये बात ना सोचें कि संख्या बढ़ेगी तब ये होगा। पहली बात, आप ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा पुलिस है उसमें समानीकरण होगा। समानीकरण का मतलब है कि एक सरकार ये देखे, खंडेलवाल जी कोई इस तरह का एक डाटा लेके अगली डिबेट में आए कि राजस्थान में कितने लोग वीआईपी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं और कितने लोग बाकी की लोगों की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। जब गहलोत जी सत्ता से हटे थे तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने लिखा था कि जयपुर के सिविल लाइंस में जैसी सुरक्षा व्यवस्था है वैसी अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या कहीं पे और अन्य स्थानों पे होती तो गहलोत जी को सत्ता से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो उस समय उनके पास साधन भी आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पुलिस व्यवस्था में जो दोष है उसके लिए दो लोग और दोषी हैं, दो सिस्टम्स। एक तो हमारी न्यायिक व्यवस्था जहां आसानी से जमानत मिल जाती है, और दूसरा जेल की व्यवस्था। देखिए जेलों के अंदर जो है वहां छोटा अपराधी बड़ा अपराधी बन के निकलता है। वहां जिस तरह का करप्शन है और जो भी वहां पे गंदगी है हमारी जेलों में, वो अपराधी पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज मैंने अभी कहीं ये बात कही तो लोगों ने मुझे बड़ा अनसिविलाइज्ड कहा। मेरा ये मानना है कि जो अपराधी है उनको सिर्फ जेल नहीं होनी चाहिए, जेल के अंदर उनको बेंच से पिटाई होनी चाहिए। आपको आश्चर्य बहुत होगा मारना चाहिए, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव सिंगापुर है के साहब अंदर, आपका। सिंगापुर के अंदर जेलों में पिटाई होती है, बकायदा एक डॉक्टर की देखरेख वाह में वाह पिटाई वाह। होती है। और जब उनको खून आने लगता है, सुनिए आप एक मिनट पूरी बात सुनिए, जब कैदी को खून आने लगता है तो पुलिस जो डॉक्टर होता है उसकी ड्रेसिंग कर देता है और आगे फर्दर बहस रुकवा देता है। फिर जब वो स्वस्थ हो जाता है फिर उसकी बहस से पिटाई होती है। यहाँ क्या है, जेलें तो एक तरह का अभ्यारण्य बनी हुई है और जेल में बैठ के कई अपराधी इसलिए सुरक्षित रहते हैं कि वहां से वो अपराध करवाते हैं तो वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं। सब, मैं तो उस दिन जेल में बंद था। तो ये सब होता है। इवन उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ पे योगी जी की सरकार है, मैं 5 साल वहां ग्राउंड जीरो पे रह के आया हूँ, वहां भी योगी जी के राज के अंदर कई ऐसे कैदी थे जिनके जेल में रहते हुए उनको संतान प्राप्ति हो गई। उनके राज में भी ये सब हो रहा था। तो वो क्या, सिस्टम हमारा करप्ट है, उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, पुलिस की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और अंत में मैं पैनलिस्ट से और मीना जी से एक सवाल कर रहा हूँ, मीना जी सभी से सवाल करती हैं, मेरा मीना जी से आज सवाल है कि कोई भी आदमी जब किसी विकसित देश के अंदर जब बच्चा पैदा होता है या बड़ा होता है तो उसको ये समझाया जाता है कि बेटा घर से बाहर पुलिस तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन क्या यहाँ मैं अपनी बेटी जो 17-18 साल की है उसको ये शिक्षा दे सकता हूँ, बेटे तुम रात को 11 बजे 12 बजे आ रही है और कोई विपत्ति लगे तो किसी भी पास के पुलिस थाने में चली जाना, क्या मैं अपनी बेटी को ये राय दे सकता हूँ? ये मेरा सवाल। वेद माथुर जी, बेटी को नहीं बेटे को भी नहीं दे सकते, सवाल तो ये है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सही बेटियों है। को नहीं दे सकते, बेटों को भी नहीं दे सकते। अब जब आपने चर्चा की है तो मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। आज के 6 महीने पहले मेरी बेटी का स्कूल के वैन में जाते हुए फोन खो गया। वैन के अंदर फोन खोया, इसका मतलब ड्राइवर या साथी बच्चों में से किसी ने छोटी सी शैतानी की होगी, आपस में मजाक किया होगा, जो भी हुआ, फोन नहीं मिला। मैंने उसी मोमेंट फोन की डिटेल निकलवाई सीनियर ऑफिसर से, तो उन्होंने मुझे फोन की डिटेल दे दी जिसमें ये पता चल रहा था कि लास्ट सीन जो है वो सुबह 7:22 पे स्कूल के आगे है। उसमें लोकेशन भी आ जाती है और सब कुछ आ जाता है। ये बात हो गई, उसके बाद जांच दी गई, जांच अधिकारी को, ड्राइवर्स को बुलाया गया, बच्चों को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। मैं जो आपको सबसे ज्यादा मतलब जिसपे आश्चर्य भी, जिसपे खेद भी और जिसपे दरअसल तरस भी आता है, जिस जो कांस्टेबल था जो इसकी जांच कर रहा था, उस कांस्टेबल ने अपनी लिखित रिपोर्ट में ये लिखा कि फोन पहले दिन रात को बंद हो गया क्योंकि उसको अपराधियों से जो मिलना था मिल गया, ले लिया।
उसको ये नहीं पता था कि उसके सीनियर से भी सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे सेम डे कॉल डिटेल दे दी थी और सारी लोकेशन भी आ गई थी। अब उसने फाइल पर जो गलती की उसकी सजा तो ये है कि उसे हमेशा के लिए नौकरी से हटाया जाए, लेकिन उसका एसएचओ उसे बचाता है कि नौकरी से हटाने से क्या होगा। और उसका एसएचओ का बॉस एसपी बेचारा क्या करे जब वो देखता है कि वो 10 प्रयास कर रहा है अच्छे, लेकिन उसके बाद भी जड़ से समाधान नहीं होता है। इसलिए जो आपने सवाल किया, मैं हैरान थी कि कांस्टेबल इतनी बड़ी गलती अपने करियर से कैसे कर सकता है। वो तो क्योंकि मेरी थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से मैं एसपी से भी बात कर सकती हूँ और क्योंकि मेरे पास पहले से सूचना थी इसलिए क्रॉस चेक में वो फंस गया। लेकिन बेचारा आम आदमी जिसके पास ये सुविधा नहीं है या जिसको पता नहीं है कि वो कहाँ से डिटेल निकलवाए, जिसको ये नहीं मालूम कि वो कैसे अपनी जांच के लिए सही व्यक्ति के पास जाए, उसको वो कांस्टेबल झूठा साबित कर सकता है। अफसोसजनक ये कि मैं पुलिस के सामने झूठी साबित हो गई कि भाई फोन तो पहले दिन बंद हुआ था और मैंने कंप्लेन करवाई है। तो ऐसा सिस्टम है। बहरहाल कोई बात नहीं है, वेद माथुर जी ने सवाल किया तो मैंने आज साझा किया आप सबके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारी प्रशासनिक मशीनरी और हमारे मुखिया प्रदेश के जो भी हैं और हमारा समाज और हम सबको उसमें शामिल होना पड़ेगा। जब तक हम सब शामिल नहीं होंगे, जब हमारी जरूरत होती है तो हम भ्रष्टाचार के रूप में 100 रुपए से लेके लाख और जितनी भी राशि आपकी और जितना बड़ा काम उस पर निर्भर है, तब तक ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। न्यूज 24 पर हमारे साथ आज इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।